Hello dear friends, welcome to Zia Academy. Here we are starting the series of lecture on atom जिसमें हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कॉन्फ़िगरेशन एट ऑर्बिट लेवल होगी और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन एट ऑर्बिटल लेवल। और उसमें जो टर्म्स यूज़ हो गए कॉन्फ़िगरेशन में जिस तरह के ऑर्बिट और ऑर्बिटल, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल का मकसद सेम निकाल देते हैं, लेकिन शेल और सब शेल उनको समझ में आ जाता है। So let's start a lecture on the structure of atom. Actually, there are two parts of the atom, in which one is called nucleus और जो दूसरा पार्ट होता है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब आते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ एक नाम दिया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। इट मीन्स न्यूक्लियन इज द दैट प्रॉपर्टी ऑफ एटम इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट्स, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियन। सो हम एटम की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एटम डियर स्टूडेंट्स, एटम का ये जो पार्ट कहलाता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, जिसमें क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और हम इसके चार्ज के ऊपर आएँ तो प्रोटॉन के ऊपर क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इसको याद करने के लिए आप एक आसान सा तरीका है कि प्रोटॉन्स देखें कि इसकी स्टार्टिंग स्पेलिंग जो होती है वो पी के साथ होती है, सो इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव। ये आपको एक ट्रिक है मतलब याद करने के लिए। और न्यूट्रॉन जिसकी स्पेलिंग एन से स्टार्ट होती है तो इसको आप कह दें कि ये न्यूट्रल होगा, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होगी। और इलेक्ट्रॉन पर आएँ तो इस पर जो चार्ज होगी वो होगी नेगेटिव। सो दिस पार्ट ऑफ द एटम दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसमें क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और जो ये वाला ब्लू लाइन्स जो आपको शो हो रही हैं इसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। और जो हर एक सर्किल है इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट। जो मैं आगे चल के आपके बताऊंगा कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फ़र्क है, लेकिन आप फोकस करें। हर एक को क्या कहेंगे, ऑर्बिट। मतलब जो सारे ऑर्बिट होंगे उसको क्या कहेंगे हम, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। सो ऑर्बिट को हम शो करेंगे स्मॉल एन से। सो लेट्स स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ द ऑर्बिट। तो ये क्या होगा, N1 मतलब ऑर्बिट नंबर 1, और इसको क्या कहेंगे, N2, एंड ये क्या कहलाएगा, N3। इस तरह आपको सर्किल्स बढ़ते जाएंगे अप टू 7, बिकॉज इन we know that in a periodic table there are the 7 periods in a periodic table, so each period shows the number of ऑर्बिट्स। इट मीन्स कि जो नंबर 1 पीरियड होगा उसका नंबर जो n होगा वो 1 होगा, और जो सेकंड पीरियड आएगा उसको क्या होगा, N2। इस तरह 7 तक आएंगे। सो नाउ वी मूव टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन एट ऑर्बिट लेवल के लिए हमें जो फार्मूला दिया गया है वो है 2n²। जिस तरह मैंने आपको बताया कि किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और उसके जो अराउंड सर्किल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट। और हर एक ऑर्बिट का जो हमें सिंबल दी गई है वो स्मॉल n है। सो हेयर इज़ n विच रिप्रेजेंट्स ऑर्बिट। सो अगर हम देखें कि हर एक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सपोज हम देखें कि एन ऑर्बिट नंबर 1 में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हम n की जगह क्या करेंगे, जस्ट 1 पुट करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे। सो n1² विच विल बी इक्वल टू। और अगर हम ऑर्बिटल नंबर 2 पर आएँ तो उसका फार्मूला हम n की जगह क्या देंगे, 2, और उसका क्या लेंगे, स्क्वायर। सो 2 multiplied by 2 which will be equal to 4, and 4 multiplied by 2 will be equal to 8. सो सेकेंड ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। अगर हम
ऑर्बिट नंबर 3 पर आएँ तो उसका हम क्या लेंगे, n बराबर 3, सॉरी हेयर 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा 3 और उसका हम क्या लेंगे स्क्वायर। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल इक्वल टू 9 एंड द 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू 18। सो इस तरह हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। सो हेयर वी ड्रा द स्ट्रक्चर, इट इज़ न्यूक्लियस और ये क्या होगा इनका ऑर्बिट्स। सो हमने देखा कि पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं और सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 आ सकते हैं और थर्ड में क्या आएगा 18। सो इस तरह बढ़ते जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी किस पे, ऑर्बिट लेवल पे। अब हम मूव करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट ऑर्बिटल लेवल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला होगा वो हाइड्रोजन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होगा वो क्या है 1। सो अगर आप ये अगर आप इस पर अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या आएगा आंसर 2 आएगा। सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम। सो नाउ द कॉन्फ़िगरेशन एट ऑर्बिटल लेवल। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप फिलहाल ये याद कर दें कि हर एक ऑर्बिटल लेवल में जो होगा वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं और उसमें किस तरह आ सकते हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर के एटम में क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और एक ऑर्बिट होता है। हर एक न्यूक्लियस को ऑर्बिट को किससे हम शो करते हैं, एन के साथ। और जो n1 होगा उसको हम क्या ऑर्बिट कहेंगे, के ऑर्बिट, और n2 को l ऑर्बिट, और n3 को हम कहेंगे m। इस तरह 4 को क्या कहेंगे n, 5 को p। सो इस तरह ये नाम चलते जाएंगे, ठीक है। सो नाउ वी मूव टू डिफरेंस बिटवीन the orbit and orbital. So now we have to focus on the what is the actually difference between orbit and orbital. So आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसको फोकस करें कि एक तरफ है ऑर्बिट और दूसरी तरफ है ऑर्बिटल। अब ऑर्बिट क्या होता है कि इट इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में पिछले जो स्टार्टिंग में दिखाया था कि न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। और ये जो ऑर्बिट होता है ये रिप्रेजेंट्स कौन सा मोशन करता है, प्लेनर मोशन, जो कि होता है 2 डायमेंशनल मोशन। और ऑर्बिट्स जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। सो इसीलिए वो क्या करते हैं कि दे कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और जो लास्ट इम्पॉर्टेंट इसकी जो पॉइंट है ऑर्बिट की वो क्या है कि इसमें मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, किससे शो करते हैं, 2n² से, जो मैंने आपको बताया है। अब मूव करें ऑर्बिटल्स की तरफ। एक्चुअली ऑर्बिटल जो होता है वो आप इस तरह कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट का एक छोटा सा पार्ट होता है। सो नाउ स्टडी इट इज़ द रीजन ऑफ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम। मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल जो होता है वो ऑर्बिट से छोटा होता है। सो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑर्बिट में फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा या ऑर्बिटल में। डेफिनेटली ऑर्बिटल छोटा है तो वहाँ पे क्या होगा, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होगा। और जो ऑर्बिटल होता है, जो इसकी सेकंड पॉइंट है उसको पढ़ें कि इट रिप्रेजेंट्स द 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैंस दे कैन अकाउंट फॉर अ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो ऑर्बिटल से हमें किसी भी मॉलिक्यूल का शेप का पता चल जाता है, लेकिन ऑर्बिट से हमें वो मालूम नहीं हो सकता। और नाउ मूव टू थर्ड पॉइंट। द ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन जो एस ऑर्बिटल होता है ना वो एक्चुअली क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में होगा। वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। और जो ऑर्बिटल होता है इसकी अब जो लास्ट पॉइंट है वो पढ़ें कि इन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मगर वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्पिन यानी कि अपोजिट स्पिन में होंगे। मतलब एक जो होगा वो ऊपर शो करेगा तो दूसरा नीचे तरफ शो करेगा। सो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऑर्बिटल में वो मैक्सिमम कितने होते हैं,
टू। सो के एटम में क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक हमने पढ़ा था न्यूक्लियस होता है और दूसरा क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में क्या होते हैं, ऑर्बिट्स। और ऑर्बिट्स को हम अब फर्दर पढ़ेंगे कि ऑर्बिट्स में सब ऑर्बिट्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, और ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को हम एक और नाम भी देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सब शेल। किसी भी ऑर्बिट में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, और उस ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, सब शेल्स। सो सब शेल्स जो होते हैं वो होते हैं, एक होता है क्या, एस, दूसरा क्या होता है, पी, एन, डी, एफ। ये क्या है, किसी भी सब शेल, यानी मतलब ये क्या है, सब शेल है, ये भी सब शेल है, ये भी सब शेल है, और ये एफ भी सब शेल है। किसके सब शेल है, ऑर्बिटल्स के। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। इसके लिए आपको एक पॉइंट याद करनी है कि किसी भी ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। लेट्स सपोज ये क्या है, ऑर्बिटल नंबर 1, और ये क्या है, ऑर्बिटल नंबर 2, ये क्या है, ऑर्बिट नंबर 3, ये क्या है, ऑर्बिट नंबर 4। इनके नेमिंग दें तो पहले ऑर्बिट को क्या कहा जाता है, के, और सेकंड को एल, थर्ड को एम, और फोर्थ को क्या कहा जाता है, एन। ठीक है। सो ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, और ये क्या रहा आपका, ऑर्बिट नंबर 4। अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्बिट नंबर 1 में जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने होंगे, ऑर्बिट नंबर 2 में ऑर्बिटल्स कितने होंगे, और ऑर्बिट नंबर 3 में ऑर्बिटल्स कितने होंगे। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स ये याद कर दें कि किसी भी ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो उसके नंबर के मुताबिक होते हैं। लेट्स सपोज ये n1 है तो इसमें सब शेल यानी कि ऑर्बिटल्स भी एक ही होगा। अगर ये सेकंड ऑर्बिट है तो इसमें क्या होंगे, इसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे वो 2 होंगे, और n3 है तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 3 होंगे। और अगर ये ऑर्बिट नंबर 4 है तो इसमें क्या होगा, ऑर्बिटल्स नंबर कितने होंगे, 4 होंगे। सो n1 में जो ऑर्बिटल होगा वो s होगा, और इसमें 2 होंगे तो डेफिनेटली s और p होंगे। और ये थर्ड है तो इसमें क्या होंगे, तीनों आएंगे, s भी आएगा, p और d ऑर्बिटल भी आएगा। और ये n4 है तो इसमें क्या आएगा, s भी आएगा, p भी आएगा, और d भी आएगा, और f भी आएगा, s, p, d और f। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2n² के फार्मूले से होती है। सो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते थे, 2, और दूसरे में कितने आ रहे थे, 8, और तीसरे में कितने आ रहे थे, 18। इस तरह इस फार्मूले को पुट किया जाए। लेट्स सपोज ये ऑर्बिट नंबर 1 है तो 2, 1 इसका ऑर्बिट नंबर 1 और उसका स्क्वायर लेंगे तो हेयर विल बी 2। सो 2 ऑर्बिट नंबर 2 और उसका स्क्वायर लेंगे तो ये इसका आंसर कितना आएगा, 2 × 2 विल बी 4, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी 8। अगर हम ऑर्बिट नंबर 3 के इलेक्ट्रॉन्स टोटल देखेंगे तो कितने आएंगे, 3, सॉरी यहाँ पर 2 आएंगे, 3 उसका स्क्वायर लेंगे। सो 3 × 3 विल बी 9, एंड 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी 18। इस तरह आप ये फार्मूला पुट की करते जाएंगे तो आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में आते जाएंगे। अब हम आते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी पहले ही लेक्चर में बताया था कि किसी भी सब शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप इस बात पे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर तो बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर 2 होंगे, मैक्सिमम 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 इसमें लें और 2 इसमें लें तो यहाँ पर तो 4 होंगे। सो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसको डिफाइन करने के लिए क्वांटम थ्योरी है जो आपको फर्दर उसको आपका जो कॉन्सेप्ट होगा ना वो क्लियर कर देगा। कि एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट होता है और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, ऑर्बिट्स।
और ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल, और उसको हम और भी नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं शेल। और हमने पढ़ा था कि ऑर्बिट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है फॉर इन साइज ऑफ एटम। और हमने पढ़ा था जो ऑर्बिटल होता है, मतलब ऑर्बिट में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, और उसका काम क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के लिए। और हमने ये भी पढ़ा था कि ऑर्बिटल्स में जो नंबर ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्बिटल्स की जो साइज़ होती है वो ऑर्बिट से छोटी होती है, इसीलिए द फाइंडिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स इज मैक्सिमम। और हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑर्बिटल्स में जो नंबर ऑफ सब शेल्स यानी कि एस, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल होता है मौजूद होते हैं, और वो मौजूद इस तरह के होते हैं, अगर किसी भी एटम का ऑर्बिट नंबर n1 है तो उसमें जो ऑर्बिटल्स होंगे वो भी उतने होंगे, मतलब एक ऑर्बिट नंबर है तो उसमें ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, एक, और वो रहेगा s। और पहले ऑर्बिट को हम क्या नाम दे रहे थे, k ऑर्बिट, ठीक है। और अगर यहाँ लें n2 ऑर्बिट तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, दो, और वो रहे थे s और p। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्बिटल में ओरिएंटेशन मौजूद होती है, ठीक है। ओरिएंटेशन जो होती है वो s में भी मौजूद होती है, p में भी होती है, d में भी और f में भी। अब आते हैं कि इसमें मतलब s में कितनी होंगी, p में कितनी होंगी, d में कितनी होंगी और f ऑर्बिटल में कितनी होंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा जो s ऑर्बिटल होता है उसमें जो ओरिएंटेशन होती है वो एक होती है, और ओरिएंटेशन जो होती है उसको शो इस तरह करते हैं। और p में जो होती है ओरिएंटेशंस, p इधर आएगा, और उसमें ओरिएंटेशन 3 मौजूद होती हैं, और p में ओरिएंटेशन जो मौजूद होंगी वो 3 आएंगी। और अगर हम बात करें d ऑर्बिटल की तो उसमें ओरिएंटेशन कितनी आ रही हैं, 5। ये 1 2 3, ये 4 5, 1 2 3 4 5। और अगर हम बात करें f ऑर्बिटल की तो उसमें ओरिएंटेशन जो आएंगी वो आएंगी 7, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रही बात किसी भी ऑर्बिटल में ओरिएंटेशन की। अब आते हैं कि हर एक ओरिएंटेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो सब शेल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो 2 आते हैं, लेकिन वो बात जो थी मैंने ओरिएंटेशन के हिसाब से कही थी, ठीक है। तो ये याद कर लें कि हर एक ओरिएंटेशन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 2 आएंगे। और पहले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी 2 इलेक्ट्रॉन साथ आएंगे तो उसका जो मोशन होगा वो अपोजिटिव स्पिन में होगा, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसका डायरेक्शन ऊपर है तो दूसरे का नीचे आएगा। अगर हम दूसरे की बात करें इधर तो यहाँ पर भी 2 हर एक में आएगा लेकिन विथ अपोजिट स्पिन। सो हम इसको फिल करते जाएं और फिर हम काउंट करेंगे कि किसी भी ओरिएंटेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स हर एक में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं। सो हम देख रहे हैं जो S है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 2। और अगर बात करें हम P ऑर्बिटल की तो उसमें देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6। और अगर बात करें D ऑर्बिटल की तो उसमें काउंट करें कितने आ रहे हैं, 2 4, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो हेयर विल बी 10। एंड बात करें अगर F ऑर्बिटल की तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने आ रहे हैं, 14। अब हम बात कर रहे हैं जो मैंने आपको एक पॉइंट बताई थी कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे उसमें उतने ही क्या आ रहे थे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब ये क्या है, हमारा एक एटम है जिसका न्यूक्लियस ये रहा और ये इसके क्या है,
ऑर्बिटल्स, और मैंने कहा था कि किसी भी ऑर्बिट में जो ऑर्बिट नंबर होगा उसमें उतने क्या होंगे ऑर्बिटल्स। लेट्स सपोज ये n1 है, तो इसमें जो ऑर्बिटल्स आएंगे कितने आएंगे, एक ही आएगा, जो स्टार्टिंग की थी हमने s से। ये सीरीज़ याद कर लें, ये हमेशा ऐसा नहीं है कि मतलब s के बाद d आ जाए या d के बाद s आएगी, नहीं, ये हमेशा सीरीज़ में ही रहेगी। ये बात पॉइंट याद कर लें। और अगर हम आएँ n2 पर, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, s भी आएगा और p भी आएगा। और अगर बात करें ये n3 रहा, तो इसमें जो ऑर्बिटल ये n3 रहा, तो इसमें जो ऑर्बिटल्स आएंगे वो s भी आएगा, p भी आएगा और d भी आएगा। और n4 पर अगर बात करें तो इसमें ये चारों आएंगे ऑर्बिटल्स, s भी आएगा, p भी आएगा, d भी आएगा और f भी आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेवल है n4 तक, ये लेवल हम सिर्फ जो है ना फर्स्ट ईयर इंटर तक पढ़ते हैं, और जो आगे की सीरीज़ होती है वो हम क्या करते हैं बीएससी लेवल पर पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आप बहुत ही गौर से सुनते जाएं, आज आपका ये लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। पहले लेक्चर में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि किसी भी ऑर्बिट के जो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, उसके लिए फार्मूला क्या था, 2n²। ये 2 क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, और जो ऑर्बिट नंबर होगा यहाँ n की जगह पुट करेंगे और उसका स्क्वायर लेते जाएंगे, तो उसमें उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लेट्स सपोज कि जो n1 में कितने आ रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, दूसरे में कितने आ रहे थे, अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो 2 ऑर्बिट नंबर और उसका स्क्वायर लें, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इस तरह यहाँ पर कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और n3 में कितने आ रहे थे 18, इस तरह ये फार्मूला चलता जाएगा। अब हम आते हैं कि ऑर्बिटल्स लेवल पर काउंटिंग करते हैं। अब देखें कि कल मैंने बताया था कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। यहाँ पर देखें कि एस जो ओरिएंटेशन है, यानी कि ऑर्बिटल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और p में कितने मैक्सिमम आ रहे हैं 6। अगर हम इन दोनों का सम करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8। तो यहाँ पर देखें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अगर हम देखें कि n3 में कितने ऑर्बिटल्स हैं, s भी है, p भी है और d भी है। अगर हम इन तीनों के काउंट कर लें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2 इसके रहे, 6 इसके रहे और 10 इस ऑर्बिटल के रहे। तो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे कितने आ रहे हैं, 2 और 6 कितने होंगे 8, 8 प्लस 10 विल बी 18 इलेक्ट्रॉन। सो देखें यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स रहे। अगर हम बात करें n4 की, तो इसमें देखें कितने हैं, 2 6 इसके और 10 इसके और एंड द 14 ऑफ द f ब्लॉक ऑर्बिटल। अगर हम इन सारों के काउंट करेंगे तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने आएंगे 32। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑर्बिट लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, जिसका फार्मूला हमने यूज़ भी कर दिया, और ऑर्बिटल्स पर भी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। और उसके जो ऑर्बिटल्स s p d f होते हैं और उसकी ओरिएंटेशन कितनी होती हैं, ये सारा हमने कवर कर लिया है। अब हम आते हैं कि s p d f के शेप्स कैसे होते हैं। हमने तो ये बात कर ली कि ये इसमें ओरिएंटेशन 1 होती है, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 6 होंगी। ये नंबर याद कर लें कि 1, 3, 5 और 7, 1 फॉर S, 3 फॉर P, और जो 5 आएंगी वो किस में आएंगी D में, और 7 किस में आएंगी F ऑर्बिटल में। अब हम आते हैं कि इन ऑर्बिटल्स का शेप किस तरह होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये याद कर लें कि S की जो शेप होती है ना वो सर्कुलर होती है, मतलब इस तरह। और अब अगर हम बात करें P की, तो इसमें ओरिएंटेशन हमने कितनी पढ़ी थी 3, जिसके नाम हम देते हैं PX, PY और PZ। और हमने बात करें अगर D ऑर्बिटल की, तो उसमें हमने ओरिएंटेशन कितनी पढ़ी थी 5। और अगर हम बात करें d ऑर्बिटल की, उसके नेमिंग्स की,
तो पहले की नाम क्या आएगा, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी डी एक्स वाई और डी जेड स्क्वायर, और इसका क्या नाम है, एक्स स्क्वायर और इसका वाई स्क्वायर लें। ये स्क्वायर मतलब ये ना समझें कि ये इसका मल्टीप्लाई होगा या कुछ इस तरह, नहीं, ये जस्ट इसके नेम से। और एफ़ के जो अगर हम बात करें, ये बीएससी लेवल पर पढ़ाई जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको ये बताना ज़रूरी नहीं समझ रहा। अब हम आते हैं कि एस की जो मतलब शेप्स हैं, पी के किस तरह होते हैं, डी के किस तरह होते हैं, अब हम वो ड्रा कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में कि जो हर एक ऑर्बिटल होता है उनकी शेप्स होती हैं, और वही शेप्स जो होती हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं मॉलिक्यूल के लिए। और मैंने आपको ये भी बताया था जो एस ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। अगर आप ये देख सकते हैं इधर कि हर एक का क्या होता है, जो शेप ऑफ पी है उसकी शेप्स कुछ इस तरह आएंगी, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल्स की तो उनकी शेप्स कुछ इस तरह आएंगी, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स वाई और डी जेड स्क्वायर और डी एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। और इसको बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक तस्वीर जो है ना स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू। लेक्चर्स हमने पिछले पढ़े थे उसको दोहराते हैं। हमने पढ़ा था एटम और उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था कि क्या मौजूद होता है, न्यूट्रॉन होता है और उसमें प्रोटॉन होता है। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में क्या मौजूद होते हैं, ऑर्बिट्स। और ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, उसके सब ऑर्बिट्स कह सकते हैं, या उसको क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स कितने होते हैं मौजूद, एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। और आप ये याद कर लें कि ईच ऑर्बिटल हैज़ degenerated orbitals. It means S has the 1 degenerated orbitals, P has the 3 degenerated orbitals, D has the 5 degenerated orbitals and F has the 7 degenerated orbitals. हर एक का नाम नेमिंग दी गई है। जस्ट F जो ऑर्बिटल है उसकी नेमिंग आपके स्क्रीन पर शो हो रही है क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू S, P और D के। और एक पॉइंट याद कर लें कि जो डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं उन सबकी जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। अब ये तो हमने किया रिवाइज, और अब हम आगे बढ़ते हैं क्वांटम नंबर के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं क्वांटम नंबर। एक्चुअली देयर आर द 4 क्वांटम नंबर्स विच डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। जो है सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ, एन के साथ। और सेकंड है अजिम्पटल क्वांटम नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं एल के साथ। एंड द थर्ड वन इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय एम। एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज दैट द स्पिन क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय एस। सो हम जो आज कवर करने वाले हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। एक्चुअली द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना वो किसी भी एटम को एट ऑर्बिट लेवल पर डिस्क्राइब करता है। जिस तरह मैंने बताया था कि एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस होता है। यानी एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में क्या होते थे, ऑर्बिट्स, मतलब जो एक सरफेस होती है ना वो डिफाइन कर रही है। सो आइए हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ते हैं अभी। सो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है मैंने बताया है आपको कि ये किसी भी जो एटम है वो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो एट ऑर्बिट लेवल पर डिफाइन करती है। मैं फिगर ड्रा करता हूँ किसी भी एटम की। ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है इसके ऑर्बिट्स। और मैंने बताया था कि जो ऑर्बिट्स होते हैं उसको हम किससे शो करते हैं, एन से। और आप देखें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी एन से शो हो रहा है। इट मीन्स जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो एट ऑर्बिट लेवल पर डिफाइन करता है। लेट सपोज ये n1 है और ये n2, ये n3 और ये n4 है, ठीक है। सो अब इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये मैंने आपको बताया क्या फार्मूला पुट होता है। इसीलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिफाइन करता है, और उसके साथ साथ ये स्टैंड करता है नंबर ऑफ शेल्स। देखें ये n1 है, n2 है, n3 है। और इन अदर वर्ड्स इट इज़ द रफ मेजर ऑफ साइज ऑफ ऑर्बिट। इट मीन्स कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो किसी भी एटम की साइज को भी डिफाइन करता है। अगर n1 है तो लेट्स सपोज ये हाइड्रोजन है,
इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? एक। सो इट मीन्स इसकी जो स्ट्रक्चर होगी यानी ऑर्बिट एक ही होगा, सो इसकी साइज़ छोटी होगी सो इसकी साइज़ छोटी होगी। अगर हम बात करें सोडियम की Na, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। इट मीन्स अगर हम इसकी फिगर ड्रा करें तो पहले जो ऑर्बिट था उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे? 2। और दूसरे में कितने आ रहे थे? 8। 2 और 8 कितने हुए? 10। लेकिन जो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम है वो 11 है, तो इट मीन्स एक और ऑर्बिट बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में आएगा। सो देखें कि सोडियम की जो एटॉमिक साइज़ है वो ग्रेटर देन है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। इट मीन्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आल्सो डिफाइंस द साइज ऑफ एनी एटम। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है किसी भी एटम के जो करस्पॉन्डिंग यानी कि नंबर ऑफ शेल्स जो ज़्यादातर होते हैं वो कितने आएंगे? 7 तक आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स ये 7 क्यों आ रहे हैं? हमने पीरियोडिक टेबल में अगर देखें कि उसके 7 क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं, और हर एक पीरियड जो होता है वो डिफाइन करता है किसी भी एटम के ऑर्बिट को। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो डिफाइंस द साइज एंड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके साथ साथ जो n आल्सो डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ब्रेक्स एंड डिसकंटिन्यूटीज। ये आपको थोड़ी समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये क्या होती है, बीएससी लेवल पर पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो किसी भी एटम की एनर्जी को शो करता है। लेट्स सपोज अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है और दूसरा सेकंड ऑर्बिट में है, तो इसकी अगर हम एनर्जी की बात करें तो सेकंड की जो सेकंड वाला ऑर्बिट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू N1 वाले की। अगर हम बात करें कि कोई इलेक्ट्रॉन N3 में भी मौजूद है और N2 में भी है और N3 में भी है, तो हम अगर इनकी एनर्जी की बात करें तो N3 की क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। मतलब N3 हैज़ द ग्रेटर एनर्जी देन N2 एंड द N2 हैज़ द ग्रेटर एनर्जी N1। सो जब हम बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की साइज़ बढ़ती जाती है तो उसके मोशन भी बढ़ता जाता है, और मोशन के बढ़ने से क्या होता है कि एटम की किसी भी एनर्जी को डिफाइन करता है और उसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को डिफाइन भी करता है। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन N4 में है और दूसरा जो है N3 में है, तो अगर इनकी एनर्जी की बात करें तो उसमें N4 की क्या होगी? एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू N4 के। मतलब इसका ये है कि N4 में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ये हम आपको जब रिएक्शंस पढ़ाएंगे तो उसमें बात क्लियर करवा देंगे। इट मीन्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है? किसी भी एटम की साइज़ को डिफाइन करता है, उसके साथ साथ मोशन को डिफाइन करता है, उसके साथ साथ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी डिफाइन करता है, और उसके साथ साथ क्या करता है? एनर्जी भी डिफाइन करता है। ये मैं सारी बातें जो आपको बता रहा हूँ ये आप वर्ड में लिख लें, ये आपकी बहुत से MCQ सॉल्विंग में हेल्प करेंगी। इसके साथ साथ हमारा जो लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर के साथ? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। वो क्या हैं? जो तीनों क्वांटम नंबर हैं ना वो एट ऑर्बिटल लेवल पर डिफाइन करते हैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। डियर स्टूडेंट्स, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं किसके साथ? L के साथ। और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को हम और भी नाम देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी क्वांटम नंबर, और इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। एक्चुअली जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो किसी भी ऑर्बिटल का शेप डिफाइन करता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था जो s ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? सर्कुलर इन शेप। और जो p ऑर्बिटल होता है वो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डम बेल शेप्ड होती है, और जो d ऑर्बिटल होता है वो साउ कैज शेप में होती है। सो जो f ऑर्बिटल जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो उसकी स्ट्रक्चर होती है ना वो f ऑर्बिटल होता है। सो
हमने पढ़ा कि अजिमुथल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एल के साथ। उसका सेकंड नाम क्या है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ये किसी भी ऑर्बिटल का शेप डिफाइन करता है, इसलिए मैंने बताया था कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो सर्कुलर इन शेप होता है। और आप एक और पॉइंट याद कर लें, ये मैंने शायद आपको बताई भी थी कि ये नॉन डायरेक्शनल बी होती है, और जो पी होती है, डी होती है और एफ होती है, उसमें क्या होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ। एक्चुअली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है किसी भी मौजूद इलेक्ट्रॉन की क्या बताता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बताता है। और आप एक बात याद रख लें कि जो एल जो होती है उसका जो वैल्यू स्टार्टिंग होती है किसके साथ होती है, 0 के साथ, और फिर 1 L2 L3, मतलब इस तरह ये बढ़ती जाती है। जो ज़ीरो वैल्यू होती है वो जो ऑर्बिटल होती है एस के लिए, और जो L1 होती है वो किसके लिए होती है, पी के लिए, और L2 जब वैल्यू आए तो वो डी के लिए, और L3 जब आए तो एफ के लिए होती है। और इसको जो हम जब भी मतलब इसके जो एल का वैल्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं वो किस एक फार्मूले के साथ करते हैं, और वो फार्मूला क्या है, L इज इक्वल n-1। सो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लें। किसी भी ऑर्बिटल का जब भी हम L का वैल्यू डिफाइन करेंगे या उसका फाइंड आउट करेंगे तो उसका फार्मूला क्या है, n-1। और जो n होगी वो क्या किसको डिफाइन करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी ऑर्बिट को। और अब पढ़ते हैं क्वांटम मैग्नेटिक नंबर। ये क्या करता है, मैंने बताया किसी भी मौजूद इलेक्ट्रॉन एटम में उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करता है। और जब भी हम ये देखें कि L का वैल्यू जब 0 आ जाए तो उसकी M वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और जब भी L की वैल्यू 1 आ जाए तो आप याद कर लें कि ये माइनस से स्टार्ट होकर उसी नंबर पर ख़त्म होती है। मतलब L जो है 1 है तो इसका जो M होगा वो माइनस पर ख़त्म होती है। मतलब L जो है 1 है तो इसका जो M होगा वो माइनस के साथ स्टार्ट होगी, और -1 के बाद क्या आता है, 0, और उसके बाद क्या आती है, प्लस। सो जब L1 आएगा तो उसमें मैग्नेटिक जो नंबर होगा वो -1 से स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज जब वैल्यू L2 होगा तो M क्या बनेगी, -2 -1 0 1 प्लस n2, आप याद कर लें। और जब L3 आएगी तो M का वैल्यू क्या बनेगा, -3 -2 -1 देन 0। अब क्या होगा, 1 2 और 3। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ओरिएंटेशन वर्ड आपने पिछले लेक्चर्स में सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो पिछला लेक्चर सुने। मैंने बताया था कि जब भी M जो होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, वो किसी भी एटम की ओरिएंटेशंस बताती है, और वो ओरिएंटेशंस किस में मौजूद होती हैं, ऑर्बिटल्स में। और जब भी आप देखें कि M 0 आए तो इट मीन्स इट इज़ एस ऑर्बिटल। और मैंने बताई थी कि एस की ऑर्बिटल में जो ओरिएंटेशन होती है वो एक होती है, और वो नॉन डायरेक्शनल होती है, सर्कुलर होती है। सो इट इज़ फॉर एस ऑर्बिटल। और मैंने बताया था कि जो पी ऑर्बिटल है उसमें ओरिएंटेशन 3 मौजूद होती हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर नंबर कितने मौजूद हैं, 3 मौजूद हैं, -1 0 +1। सो इट इज़ द पी। और मैंने बताया था कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें ओरिएंटेशंस 5 मौजूद होती हैं। तो अब आप काउंट करें, -2 -1 0 1 2 1 2 3 4 5। सो इसमें क्या है, 5 है, तो ये किसकी ओरिएंटेशन बनेगी, डी की। और अगर हम बात करें जब भी एम का वैल्यू एल का वैल्यू 3 बने तो एम मैग्नेटिक जो उसका प्रॉपर्टीज़ होगी वो -3 से स्टार्ट करेंगे। और देखें कि ये एफ में जो 7 थी, क्या यहाँ पर 7 आ रही हैं। सो लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7। So it means that the magnetic quantum number actually defines what? Orientation of any orbital. Now let's start the spin quantum number. ये जो क्वांटम नंबर होती है ये बहुत ही सिंपल होती है। ये एक्चुअली क्या डिफाइन करती है कि किसी भी ओरिएंटेशन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं
मैंने आपको बताया था वो कितने आ रहे थे, 2। लेट्स सपोज इसके लिए मैंने बताया ये क्या है, इसकी ओरिएंटेशन, और उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 आते हैं। और आपको मैंने एक ये बात भी बताई थी कि एक का जो डायरेक्शन होगा ऊपर होगा और दूसरे का नीचे होगा। इट मीन्स ये क्या डिफाइन करेगी, जो ऊपर वाला वैल्यू होगा वो प्लस के साथ 1/2 को डिफाइन करेगी। ये जस्ट एक वैल्यू नहीं है, मतलब कि 0.5 होगी या 1/2 होगा, इस तरह कुछ भी नहीं है। ये जस्ट डायरेक्शन बता रहा है कि किसी भी, मतलब देखें आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका आधा हिस्सा यानी कि 1/2 वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब आगे जा रही है, और उसका जो आधा हिस्सा है -1/2 वो क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, यानी नेगेटिव की साइड। सो क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, इन चारों को एक साथ पढ़ते हैं। लेट्स सपोज जब भी ऑर्बिट नंबर 1 हो तो मैंने बताया कि उसका जो एल का वैल्यू डिफाइन करने के लिए जो फार्मूला दिया गया है वो एल जो बराबर होती है n-1। जब n 1 आएगा तो यहाँ पर एक n की जगह 1 पुट करें, 1-1, इट मीन्स इस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। सो इसका जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर होगा वो 0 होगा, और उसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा वो भी 0 होगा। लेकिन जो हमने पढ़ा है कि एस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो कितने आते हैं, 2, और उनका जो मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज होता है, और जो क्लॉकवाइज होता है इसको हम +1/2 और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है इसको -1/2 के साथ डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पर +-1/2 करेंगे। और मैंने आपको पहले लेक्चर में ये भी बताया था कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट से, मतलब जो भी ऑर्बिट नंबर होगा उसमें उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। और ऑर्बिट नंबर 1 है, इट मीन्स इट हैज़ ओनली 1 ऑर्बिटल विच इज़ एस टाइप। और जब भी हम बात करें कि जब वैल्यू n बराबर 2 हो जाए तो आप l के लिए उसको डिफाइन करने के लिए फार्मूला पुट करें, l बराबर क्या है n-1, और n की जगह क्या है हम पुट करेंगे 2 और उसके साथ 1 माइनस करेंगे तो ये बराबर होगा 1 के साथ। सो l बराबर आर इक्वल टू 1। और मैंने बताया था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो भी वैल्यू आएगा उसका नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे और 0 के साथ साथ आगे बढ़कर उसी नंबर के साथ हम क्या करेंगे, इन करेंगे। सो -1, 0, +1, और हर एक ऑर्बिटल में प्लस माइनस यानी कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक क्लॉकवाइज होगी और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगी, और जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे, n के साथ इक्वल होंगे, मतलब ऑर्बिटल्स कितने होंगे 2, और वो कौन कौन से होंगे, s और p होगा। और जब भी हम बात करें n3 की तो उसमें जो l का वैल्यू क्या आएगा उसके लिए मैंने आपको ये फार्मूला बताया हुआ है। n की जगह हम क्या करेंगे 3 पुट करें और उसके साथ एक माइनस कर दें, जो टोटल वैल्यू आएगा वो 2 आएगा। तो यहाँ पर l का वैल्यू अज़ीमुथल क्वांटम नंबर 2 आएगा। और मैंने बताया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिफाइन करने के लिए जो भी वैल्यू l का आए उसके जो स्टार्टिंग होगी उसी नंबर के साथ, मतलब नंबर के साथ तो करेंगे लेकिन नेगेटिव के साथ स्टार्ट करेंगे। सो -2, -1, 0, फिर +1, +2, और हर एक में क्या आएंगी 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे विथ अपोजिटिव स्पिन। सो +-1/2। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होंगे किसी भी n के साथ इक्वल होते हैं, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे 3, और वो क्या रहेंगे एक s, p और d। और जब हम अगर बात करें किसकी n4 की तो l का वैल्यू क्या बनेगा, डेफिनेटली 4 - 1 विल बी इक्वल टू 3। सो हेयर वैल्यू विल बी 3। एंड मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की स्टार्टिंग नेगेटिव के साथ करेंगे उसी वैल्यू की। सो -3, -2, -1, फिर 0, फिर क्या करेंगे उसकी पॉजिटिव नंबरिंग 1, 2, +1, +2 एंड 3। सो हेयर विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है, ओरिएंटेशन डिफाइन करता है, और उसका जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे कितने आएंगे 4 आएंगे, और वो कौन कौन से आएंगे, s भी आएगा, p भी आएगा,
डी भी आएगा और एफ भी आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, सो लेक्चर हमारा जो एटम के साथ था वो यहाँ पर ख़त्म होंगे, और अब हम आगे जो भी लेक्चर आएगा उसके सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और हर एक का रीज़न डिफाइन करेंगे, और किस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, क्या फार्मूला पुट किए, क्या किया है, मतलब वो सारा कुछ हम एमसीक्यूज़ के साथ जो भी होगा वो डिफाइन करेंगे। लेकिन एक दो पॉइंट्स मैंने आपको बताना भूल गया हूँ, वो क्या है कि जो ऑर्बिटल किसी भी ऑर्बिट में जितने मौजूद होंगे उसका एक फार्मूला भी दिया गया है, लेकिन उसको आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका फार्मूला है 2l+1। मैंने बताया है कि ये 2 और 1 तो कांस्टेंट ही रहेंगे, और l क्या है, अज्युमथल क्वांटम नंबर। जब भी आप l का साथ, लेट सपोज हम जो भी n1 के साथ हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी इसमें जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डिफाइन करना चाहते हैं विद दिस फार्मूला। सो आप l की जगह वो वैल्यू पुट कर लें, क्या है, 0 है, ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा आई होप। सो l का जो वैल्यू है वो 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1। सो 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू 0 एंड इट विल बी इक्वल टू 1। सो यहाँ पर देखें कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। अगर सो डियर स्टूडेंट्स, इस एटम के साथ जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूलेज वगैरह हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर शो करवा रहा हूँ, और आज का जो हमारा लेक्चर है यहाँ पर ख़त्म होता है। और जो दूसरा लेक्चर होगा हम उसमें क्या करेंगे, जो भी कुछ पढ़ा है उनके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमने कितना गेन किया है। डिस्कस अबाउट द हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जो एक्चुअल हंस रूल होता है वो किसी भी एटम में मौजूद ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है उसको डिफाइन करता है। इसके लिए एक स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है टाइम सेविंग के लिए। इसमें ये क्या डिफाइन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल्स ऑफ सब शेल इन सच अ वे एज टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है, हाँ, सबसे पहले तो आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि सब शेल और ऑर्बिटल में क्या है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी भी ऑर्बिटल में मौजूद जो ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं। सबसे पहले तो किसी भी एटम में क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, और उस शेल्स में क्या मौजूद होते हैं, सब शेल्स, जैसा कि एस सब शेल, पी, डी और एफ, ये क्या हैं, इसमें सब शेल्स हैं। और वो सब शेल्स किसी भी ऑर्बिट में मौजूद उसके नंबर के मुताबिक होते हैं। लेट्स सपोज अगर ऑर्बिट नंबर 1 है तो उसमें सब शेल्स कितने होंगे, 1 होंगे। अगर ऑर्बिट नंबर 2 है तो उसमें सब शेल्स कितने होंगे, 2 होंगे, इसी तरह। और अगर हम बात करें ऑर्बिटल्स की, तो किसी भी सब शेल में क्या मौजूद होते हैं, ऑर्बिटल्स। बहुत से बुक्स में मतलब सब शेल और ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट सेम ही बताया जाता है, लेकिन एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें डिफरेंस होता है। सो एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 होते हैं। पी में कितने होंगे, 3 होंगे। डी में कितने होंगे, 5 होंगे। और एफ में 7 होंगे। और ये भी मैंने बताया था कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्चुअली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है किसी भी एटम में ऑर्बिटल्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हंस रूल, और अगर आपने मैग्नेटिक क्वांटम वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। सो हंस रूल क्या डिफाइन करता है, किसी भी एटम में ऑर्बिटल्स लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सच अ वे दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। लेट्स सपोज अगर हाइड्रोजन है तो उसमें ऑर्बिटल नंबर 1 होगा और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। एज वी नो दैट द हाइड्रोजन हैज़ एटॉमिक नंबर 1, सो हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। और हीलियम में इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, यानी कि एटॉमिक नंबर 2, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। ये मतलब मैं आपको जो इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो होगा पता चलेगा वो किस में चलेगा, कार्बन से। अभी लिथियम में आए, 1s, ये 2। अब देखें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 मौजूद हैं, तो मैंने 3 दे दिए। अगर हम बात करें बोरान की तो उसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। अगर हम बात करें बोरान की तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 5, 1s, ये क्या होगा, 2s। और उसके बाद क्या आएगा, p, और p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, तो यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर 5 है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा। और अगर हम बात करें किसी भी कार्बन के ऊपर तो इसका क्या होगा, ये 1s, ये s की फिलिंग कंप्लीट होगी, और 2s की भी क्या होगी, फुल होगी। अब देखें रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, अभी 2 और रहेंगे।
सो हम पहले क्या करेंगे, P में एक यहाँ पर देंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में देंगे ताकि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। ये इसीलिए होती है कि अगर हम ये सेम इलेक्ट्रॉन उसी में डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रिपेल होगा, मतलब स्टेबिलिटी को क्या करेंगी, सस्टेन करेंगे। इसके लिए इसको क्या आएगा, दूसरे ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें 1s, ये क्या आएंगे 2s, और P में कितने आएंगे 3, मतलब 4 यहाँ गए और कितने रिमेनिंग है 3। तो हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इट मीन्स दैट दे कैन सस्टेन देयर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो 1s, ये क्या होगा 2s, यहाँ तक तो बात सेम ही रहेगी। और अब आएंगे P पर। सो पहले क्या करेंगे, हम हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, मतलब अब काउंट करें ये कितने हुए 7 होंगे। फिर क्या करेंगे, स्टार्टिंग अप लेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द P, मतलब यहाँ स्टार्ट देखिए किसके साथ है, P के साथ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद कर देंगे। और इसी तरह ये दोनों सेम ही रहेंगे। बात करेंगे इसकी तो हर एक में क्या करेंगे, एक एक डालें, फिर 2 डालेंगे। और अभी मतलब 2 देखें अनपेयर्ड एक मौजूद है, और हमें पता है कि न्यूट्रॉन क्या है, मोस्ट स्टेबल है एज़ कम्पेयर्ड ऑल दीज रिमेनिंग एलिमेंट्स। सो इसमें क्या होगा, ये भी सेम होगा, 1s 2s भी सेम, रिमेन सेम, और यहाँ पर 3 होंगे, और हर एक में क्या आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। So Hunt's rule actually what defines electrons are distributed among the orbitals of subshell in such a way as to give maximum number of unpaired electrons. So it defines what Hunt's rule or above order of filling subshells. जिस तरह कि मैंने बताया कि Hunt's rule क्या डिफाइन कर रहा था कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो किसी भी ऑर्बिटल में करेंगे, और किस तरह करेंगे वो हमने सारा पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं above ऑर्डर ऑफ फिलिंग सब शेल्स। और मैंने बताया कि किसी भी एटम में क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, और उस शेल्स में क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं। और सब शेल्स की भी मतलब क्या होंगे, अगर n नंबर 1 है तो उसमें सब शेल एक ही आएगा और वो s होगा। अगर ऑर्बिट नंबर 1 है तो उसके आगे एक दे देंगे। अगर ऑर्बिट नंबर 2 है तो उसमें 2 सब शेल्स आएंगे और वो क्या थे, s भी होगा और p भी होगा, और उसका हम ऑर्डर इस तरह देंगे 2s 2p। अगर हम बात करें n3 की, यानी कि ऑर्बिट नंबर 3, उसमें सब शेल्स कितने होंगे, 3 ही होंगे, और वो क्या कौन कौन से होंगे, s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा। और उसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग भी सेम ही देंगे इस तरह से 3s 3p 3d। अब हम बात करेंगे कि अबव ऑर्डर जो होता है वो क्या डिफाइन करता है। एक्चुअली इसने एक फार्मूला दिया था कि किसी भी सब शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम पुट कर रहे हैं वो किस ऑर्डर से करेंगे, मतलब वो एक फार्मूला था n+l रूल। अगर किसी भी एटम में अच्छा इस तरह करते हैं कि मैं इसके रूल्स लिख रहा हूँ, वो सारे हम पढ़ते हैं, फिर हम आस्ता आस्ता उसको डिस्कस करते हैं। सो अबव प्रिंसिपल जो एक्चुअली डिफाइन करता है वो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स विल फॉलो n+l रूल विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और हमें पता है कि n किसको डिफाइन करता है, ऑर्बिट को, यानी कि प्रिंसिपल नंबर, और जो l होती है वो किसको करती है, अज़्यूमथल क्वांटम नंबर, अज़्यूमथल क्वांटम नंबर को। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि s के लिए जो l का वैल्यू होता है वो 0 होता है, और p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, और d के लिए l का वैल्यू क्या होता है 2, और f के लिए l का वैल्यू क्या होता है 3 होता है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप अज़्यूमथल क्वांटम नंबर इसी लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एटम में क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, और उसमें सब शेल्स होते हैं, और s, और सेकंड में sp था, और थर्ड में sp था, p भी था और d भी था, और नंबरिंग करेंगे 1, ये 2 2 3 3 3। अब हम क्या करेंगे, n+ रूल अप्लाई करेंगे, और उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे नीचे वाली एनर्जी को हम लेंगे, स्टार्टिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, और फिर इस तरह आगे आगे बढ़ते जाएंगे n+l के रूल के हिसाब से। अगर n+l रूल किसी भी सब शेल्स का सेम आए, मतलब लेट सपोज के किसी भी सब शेल्स का n+l वैल्यू 5 आ रहा है और दूसरे का भी 5 ही आ रहा है, तो हम ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, जिसका n का वैल्यू कम होगा उसको देंगे। लेट सपोज अगर हम बात करें किसकी 2s
और 2p का n+l जूल निकालें तो इसका n का वैल्यू क्या होगा 2 होगा और l का वैल्यू 0 होगा, तो टोटल ओवरऑल 2 आएगा। और बात करें हम 2p की तो इसका n का वैल्यू क्या है ये 2 और p का वैल्यू l जो उसका वैल्यू होगा वो क्या होगा 1, सो +1 इट मीन्स दैट यहाँ टोटल 3 आएंगे। सो हमें इससे अंदाज़ा लगाएं कि 2s सबसे पहले फिल होगा एज़ कम्पेयर टू 2p के हिसाब से। सो इट मीन्स 1s आएगा एंड 2s आएगा, फिर क्या आएगा 2p आएगा। इसको एक तरतीब से हमने एक जो छोटी सी ट्रिक होती है अब हम वो डिफ़ाइन करने वाले हैं और फिर हम लेक्चर्स को ख़त्म करने वाले हैं। सो अब हम क्या करने वाले हैं, एक छोटी सी ट्रिक डिफ़ाइन करने वाले हैं जिस तरह से हमें उसे ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर से मुताबिक उसको सीरीज़ देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस दें, फिर उसके सारे पीछे एस का वैल्यू लेते आएँ, फिर क्या करें एक गैप छोड़ दें, फिर क्या लें पी के वैल्यूज़ लें, फिर और इसके साथ क्या करें गैप छोड़ दें, फिर डी के वैल्यूज़ लें, फिर क्या करें गैप छोड़ दें, फिर क्या लें एफ़ के वैल्यूज़ लें, फिर क्या करेंगे हम उसको छोटा करते जाएंगे, मतलब एक एक डिक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे उसकी नंबरिंग देंगे एज अ लाइन्स, ये क्या होगा 1, ये 2, ये भी 2, ये 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 आएगा। फिर क्या लेंगे 4, 4, 4, 4 और फिर क्या लेंगे 5, 5, 5 मतलब लाइन के हिसाब से। फिर क्या करेंगे हम उसको लाइन अप करते जाएंगे। देखिए 1s ये क्या होगा 1s, फिर क्या होगा 2s, फिर क्या करें 2p और 3s से क्रॉस लें 2p 3s, फिर क्या लें 3p और फिर क्या आएगा 3p 4s, फिर क्या लें 3d 4p एंड 5s मतलब 3d, फिर क्या आएगा 4p और फिर क्या आएगा 5s। अब ये क्या होगा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। अगर हम इसका n+l वैल्यू लेंगे तो उसका मतलब ये देखिए 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, मगर ये दोनों के सेम ही हो रहा है, मतलब सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, मतलब इस तरह इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। सो अगर आपको अभी भी तक समझ में नहीं आया तो hello dear friends, welcome back to my Zia Academy. And today we are going to solve the MCQs that we have covered the topics in previous lectures. So आज हम हर एक टॉपिक का क्या करेंगे MCQs सॉल्व करेंगे और आज जो लेक्चर हमारा होगा किसी भी एटम के ऊपर वो लास्ट होगा, मतलब आज हम क्या करेंगे MCQs सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द MCQs। यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट। मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, वो था 2n²। सो हेयर विल बी 2n² 2n², सो राइट विल बी द सी ऑप्शन इज़ द राइट वन। लेट्स मूव टू सेकंड। यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको एक सीक्वेंस पिछले लेक्चर में बताई थी, जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने बताया था कि किसी भी एटम में एक तरतीब होती है, मतलब एक पहले क्या होता है शेल, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं ऑर्बिट भी कहते हैं। मतलब देखें कि पहला कौन सा है ऑर्बिट। सो यहाँ पर ऑर्बिट है, फिर उसमें क्या होते हैं सब शेल्स, यानी ऑर्बिट में क्या होते थे सब शेल्स जो थे, एस भी था, पी भी था, डी भी था और एफ भी था। सो ऑर्बिट में क्या होते हैं सब शेल्स, और सब शेल्स में क्या होते हैं ऑर्बिटल्स। लेट्स मैंने आपको बताया था कि एस में ऑर्बिटल एक होता है और पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और डी में इस तरह 5 थे और एफ में 7 थे। सो द राइट सीक्वेंस इज़ द बी। फिर कह रहा है कि हाउ मेनी सब शेल्स कैन बी इन N3। मैंने आपको वर्बली बताया था कि किसी भी ऑर्बिट में जो हम नंबर ऑफ़ सब शेल्स फाइंड करेंगे वो उसके n के मुताबिक होंगे। मतलब लेट्स सपोज ये क्या है ऑर्बिट नंबर 1 है तो उसमें मैंने बताया था कि सब शेल्स एक ही होगा। अगर N2 है तो उसमें सब शेल्स कितने होंगे 2 ही होंगे, और अगर n का वैल्यू 3 है तो उसमें सब शेल्स कितने होंगे 3 ही होंगे। सो हेयर इज़ द राइट ऑप्शन इज़ बी। यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट यहाँ पर क्या पूछ रहा था ऑर्बिट, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है
ऑर्बिटल्स। सो मैंने आपको ये भी बताया था, इसके जो एक फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2l+1। ये क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन में मौजूद जो होते हैं, मतलब किसमें, ऑर्बिटल्स में, उसका ये फार्मूला होता है। अगर हम करें कि s के लिए हम फाइंड करें इसके मुताबिक, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सो मैंने आपको ये भी बताया था कि s के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। सो 2 रिमेन सेम, 0 मल्टीप्लाइड एंड +1। अगर 0 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, और जो हमारा ब्रैकेट में आंसर होगा वो 1 होगा। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो द राइट ऑप्शन विल बी 2। और अगर हम p की बात करें तो उसमें अगर फाइंड करें तो उसके लिए l का वैल्यू क्या था, 1 था, और इसी तरह आप पुट करेंगे तो p में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 6। अगर हम बात करें d में तो उसमें 10, और अगर f की बात करें तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सो द राइट ऑप्शन इज़ C। सो किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग के लिए फार्मूला दिया गया है वो है 2l+1, और l क्या डिफाइन कर रहा है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। सो मूव करते हैं अगले MCQs के ऊपर। यहाँ पर कह रहा है कि क्वांटम नंबर्स that डिस्क्राइब द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम आर। मतलब यहाँ पूछ रहा है कि किसी भी एटम में एनर्जी कौन सा क्वांटम नंबर डिफाइन करता है। सो मैंने आपको एक बात बताई थी, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से शो करते हैं, और अगर बात करें ये क्या है, न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, और उसमें क्या है, ऑर्बिट्स हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्बिट नंबर 1 है, यहाँ ये ऑर्बिट नंबर 2, ये ऑर्बिट नंबर 3 है। सो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज़ के साथ साथ क्या बता रहा था, एनर्जी भी बता रहा था। मतलब n1 की एनर्जी लेस होगी n2 से, और n2 की लेस होगी एनर्जी n3 से। और मैंने ये भी बताया था कि अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो अनस्टेबिलिटी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। मतलब इसकी एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू 2 से, n3 की मतलब सबसे ज़्यादा होगी। सो यहाँ पर अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब यही रिएक्शंस में क्या काम आएंगे। सो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके साथ साथ ये भी आप बात याद कर लें कि स्पिन क्वांटम नंबर भी इलेक्ट्रॉन की मतलब पोजीशन बताता है। मतलब पोजीशन से हम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके साथ साथ ये भी आप बात याद कर लें कि स्पिन क्वांटम नंबर भी इलेक्ट्रॉन की मतलब पोजीशन बताता है। मतलब पोजीशन से हमें एनर्जी का भी पता चल जाता है। सो द राइट ऑप्शन इज़ द डी। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और कौन सा उसके साथ जो क्वांटम है जो एनर्जी को डिफाइन करता है, स्पिन क्वांटम नंबर। और अगले MCQs के ऊपर हम मूव करें। यहाँ पर कह रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स व्हाट। मैंने बताया था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो एक्चुअली क्या डिफाइन करता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन और साइज़ भी डिफाइन करता है किसी भी एटम की, उसके साथ साथ एनर्जी भी डिफाइन करता है। सो देखें, द साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। और मैंने बताया था शेप ऑफ ऑर्बिटल को कौन सा क्वांटम डिफाइन करता है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। और ओरिएंटेशन जो होता है वो कौन डिफाइन करता है, मैग्नेटिक। ये सारे MCQs आ जाएंगे, डोंट वरी। सो नाउ मूव टू अनदर MCQs। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई एन ऑर्बिटल विद क्वांटम नंबर्स n3 l2। मैंने आपको बताया था कि किसी भी एटम में क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, और उसमें मतलब क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं, s p d। ये मैंने पिछले लेक्चर जो लास्ट वाला था उसमें बताया था। अगर n का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर नंबरिंग देंगे उसी के साथ जो ऑर्बिट नंबर होगा। और पूछ रहा है कि n3 l2 मतलब, और मैंने बताया था कि l2 किसका वैल्यू होता है, d का होता है। सो d में जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं। सो इट मीन्स दैट द l2 हैज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर d के लिए होता है। और d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 10, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5। सो राइट ऑप्शन इज डी। एक और MCQs करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन द n4 एनर्जी लेवल। सो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, किसी भी
ऑर्बिट में पूछ रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट इन n4। n के लिए मैंने बताया था कि n किसको शो करता है, ऑर्बिट को, ठीक है। सो इसके लिए फार्मूला था 2n²। अगर हम 2 यहाँ पर सेम ही रखें और n का वैल्यू 5 है, सो उसका स्क्वायर लें, सॉरी यहाँ पर 4 है, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 विल बी 16 एंड 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 32। सो द राइट ऑप्शन इज डी। यहाँ पर पूछ रहा है द पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर। सो मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो क्या डिफाइन करता है, किसी भी एटम के ऑर्बिट्स को, और ऑर्बिट्स को हम n1 n2 n3 से डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर देखें कोई भी नेगेटिव या ज़ीरो वैल्यू नहीं है, सो इट मीन्स और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ होता है, मतलब +1 +2, मतलब इसी तरह 1 2 3 एंड सो ऑन। सो द राइट ऑप्शन इज ए। अगर अब हम पढ़ते हैं दूसरा MCQ। यहाँ पर पूछ रहा है द क्वांटम नंबर्स दैट कम्प्लीटली स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉन इन एटम, मतलब कौन से क्वांटम नंबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एटम में मौजूदगी को डिफाइन करते हैं। सो मैंने बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इलेक्ट्रॉन्स को मौजूदगी बताता है क्योंकि उसका मोशन बताता है। अज़्युमथल जो होता है वो किसी भी एटम में यानी कि ऑर्बिटल्स का शेप जस्ट बताता है। सो आई थिंक अज़्युमथल क्वांटम इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफाई द इलेक्ट्रॉन्स। सो दूसरे जो 3 क्वांटम्स होंगे वो क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो कौन कौन से होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और उसके साथ साथ स्पिन क्वांटम नंबर। सो द राइट ऑप्शन इज C, and I am 100% sure that is the right one option. Next, now we are moving to another MCQs. यहाँ पर पूछ रहा है the azimuthal quantum number for f orbital is। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, azimuthal quantum number। azimuthal quantum number को हम L से मतलब डिनोट करते हैं और उसके लिए फार्मूला क्या था, n-1। और मैंने आप यहाँ पर ये फार्मूला तो हम कतई मतलब यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने बताया था कि जब L का वैल्यू 0 हो तो S को डिफाइन करेगा, और जब L का वैल्यू 1 हो तो किसको डिफाइन करेगा, P को करेगा, और जब भी L का वैल्यू 2 होगा वो किसको करेगा, D को करेगा, और जब भी L का क्या हुआ है किसको, अज़्युमथल क्वांटम नंबर को। फॉर ए गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, मतलब L का जो हमें क्या पूछ रहा है उसका फार्मूला पूछ रहा है कि L का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से क्या होगा। सो उसके लिए मैंने बताया था क्या है, n-1, ये था उसका फार्मूला। सो राइट ऑप्शन इज ए। अगर हम बात करें द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ स्पेस। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो शेप होता है वो कौन डिफाइन करता है, अज़्युमथल क्वांटम नंबर, और ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन करता है। अगर हम बात करें व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर स्पिन क्वांटम नंबर, ये भी मैंने आपको ये मतलब रिपीट ही हुआ है आई थिंक। सो राइट ऑप्शन इज ए। विच क्वांटम नंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा क्वांटम नंबर एनर्जी को डिफाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो डेफिनेटली इट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो किसी भी एटम की क्या बताता है, एनर्जी बताता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। और अगर हम बात करें दूसरे MCQs की, यहाँ पर पूछ रहा है द क्वांटम नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल आर। यहाँ पर देखें 2p, यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि p कौन से वाले ऑर्बिट का होगा, सेकंड वाले का। सो n का वैल्यू का क्या होगा, 2 होगा डेफिनेटली, और उसके लिए L का वैल्यू क्या बताया था मैंने, 1, और मैंने बताया था कि उसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 से स्टार्ट करेंगे और उसका पॉजिटिव लेंगे, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन होगा पॉजिटिव ही होगा। सो देखें, सो n2 आ रहा है, L1 आ रहा है, ms जो होगा वो क्या होगा, +1/2 होगा। सो द राइट ऑप्शन इज़ फर्स्ट वन विच इज़ ए। और अगर हम दूसरे की बात करें, देखें कि यहाँ पर n का वैल्यू भी 2 है, L का वैल्यू भी 2 है, लेकिन अज़्युमथल क्वांटम नंबर जो होगा वो p के लिए क्या दिया गया है, 0। जो हमें ये जो अज़्युमथल क्वांटम नंबर होगा वो किसके लिए होता है, 0, S के लिए होता है। सो दिस इज़ द नॉट करेक्ट ऑप्शन। और अगर हम बात करें यहाँ पर n का वैल्यू भी 2 है, L का वैल्यू भी 1 है, और यहाँ पर क्या हो, इसका जो अज़्युमथल क्वांटम नंबर है वो भी क्या है,
सॉरी यस सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पॉजिटिव से दिया गया है, मतलब लास्ट वन दिया गया है। सो और उस लास्ट वन की माइनस से स्टार्टिंग की है। सो दिस इज़ द नॉट करेक्ट ऑप्शन। सो द राइट ऑप्शन इज़ ए। और यहाँ पर अगला एमसीक्यूज हम सॉल्व करें। द व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई इन द 4D सबशेल्स। इसके लिए मैंने दो फार्मूलाज बताए थे। एक तो आपको बताया था कि किसी डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स थे, 5, 1 2 3 4 5, और उसमें हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 2। सो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, सी होगा। और उसके लिए 2l+1 वाला भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर 2, ये 2 रिमेन सेम, और डी के लिए एल का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, और +1 2 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी SPD। सो यहाँ पर 2 होगा, डी के लिए वैल्यू क्या होगा, एल का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 4, एंड 4 + 1 विल बी 5, एंड द 2 into 5 will be is equal to 10 इलेक्ट्रॉन। सो एल का वैल्यू डी के लिए क्या होगा, 2 होगा। सो द राइट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर पूछा है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स व्हाट। ये भी हमने किया हुआ है कि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, और शेप कौन सा बताता है, अजिमुथल क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्रॉपर्टीज़ बताता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स व्हाट, दी साइज ऑफ, ये भी नहीं होगा, शेप भी नहीं होगा। सो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन बताता है। और अगर हम बात करें स्पिन क्वांटम नंबर की, क्या डिफाइन करता है, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन डिस्क्राइब करता है। सो राइट ऑप्शन इज डी। यहाँ पर पूछ रहा है द पॉसिबल वैल्यूज फॉर अजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर एस। सो एस के लिए हम अगर क्या लें, एक तो अजिमुथल क्वांटम नंबर का फार्मूला ये था n-1, यहाँ पर n का वैल्यू नहीं दिया गया हुआ। सो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब भी l का वैल्यू 0 आ जाए तो उसका जो सबशेल होगा वो s होगा, सबशेल यानी ऑर्बिटल भी उसे कहते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑर्बिटल और सबशेल में ज़्यादातर जो बुक्स होते हैं वो डिफरेंस नहीं बताते, लेकिन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सॉल्व क्या करेंगे कि ऑर्बिटल्स किस में मौजूद होते हैं, सबशेल्स, और सबशेल्स किसके होते हैं, शेल्स के। सो द राइट ऑप्शन इज़ 0, क्योंकि एस के लिए एल का वैल्यू 0 होगा। यहाँ पर पूछ रहा है द अजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर पी। सो मैंने बताया था एस के लिए एल का वैल्यू 0 और पी के लिए एल का वैल्यू 1। सो दैट्स ऑन गोइंग। सो द राइट ऑप्शन इज 1। और जो -1 वो एस होगा, सबशेल यानी ऑर्बिटल भी उसे कहते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑर्बिटल और सबशेल में ज़्यादातर जो बुक्स होते हैं वो डिफरेंस नहीं बताते, लेकिन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सॉल्व क्या करेंगे कि ऑर्बिटल्स किस में मौजूद होते हैं, सबशेल्स, और सबशेल्स किसके होते हैं, शेल्स के। सो द राइट ऑप्शन इज़ 0, क्योंकि एस के लिए एल का वैल्यू 0 होगा। यहाँ पर पूछ रहा है द अजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर पी। सो मैंने बताया था एस के लिए एल का वैल्यू 0 और पी के लिए एल का वैल्यू 1। सो दैट्स ऑन गोइंग। सो द राइट ऑप्शन इज़ 1। और जो -1 है, 0 है, ये क्या है, मैग्नेटिक को डिफाइन करती हैं। सो द राइट ऑप्शन इज़ बी। अगर हम बात करें द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द N3 एनर्जी लेवल, यहाँ पर क्या डिफाइन पूछ रहा है आपसे कि ऑर्बिटल्स पूछ रहा है, ना कि सबशेल्स। मैंने बताया था अगर ऑर्बिट नंबर 3 होगा तो उसमें सबशेल्स भी 3 ही होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ऑर्बिटल्स कितने होंगे। अगर हम बात करें, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये N1 N2, ये N3, N1 N2, ये क्या होगा, N3 होगा। सो N1 में सबशेल 1 होगा, N2 में सबशेल्स 2 होंगे, और N3 में सबशेल्स कितने होंगे, S P और D होंगे, मतलब 3 होंगे। और मैंने बताया था कि S में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 1, और P में कितने होते हैं, 3 होते हैं, और D में कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो हम इसका क्या लेंगे, सम लेंगे। सो ये कितने होंगे, 4 4 एन, ये कितने होंगे,
5, so 4 plus 5 will be 9, so right option is 9। इसके लिए हम एक और भी ट्रिक देते हैं कि अगर आप किसी भी ऑर्बिट में आपको ऑर्बिटल्स का पूछा जाए तो उसका जस्ट आप स्क्वायर लेंगे, सो आपका उसका जो ऑर्बिटल्स का वैल्यू आपकी मतलब आ जाएगा। सो यहाँ पर n का मल्टीप्लाइड करें 3, so 3 multiplied by 3 will be 9, so right option is 9।